साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी नीचे हमें रिक्त स्थान दिए हैं, इन रिक्त स्थानों में हमें सही शब्द छांटकर लिखना है। तो क है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली जगह कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ये फसल की परिभाषा हो गई। ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है। तो हम मिट्टी की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, है ना। जब भी हम फसल उगाते हैं तो सबसे पहले हम मिट्टी की तैयारी करते हैं। घ है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त बीज जो है वो हमेशा जल की सतह पर तैरने लगते हैं, है ना। हमने इसमें क्रियाकलाप पढ़ा था कि क्रियाकलाप में क्या था कि अगर हम किसी दुकान से बीज लाते हैं तो उन बीजों में से मुट्ठी भर के बीज जो है, मुट्ठी भरकर जो बीज है वो हम एक जल भरे पात्र में डाल देते हैं। अगर मान लो ज़्यादातर बीज जल की सतह पर तैरते हैं तब वे बीज खराब माने जाएंगे, है ना। तब हम उस दुकान वाले को वो बीज वापस दे देंगे, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरते हैं और जो स्वच्छ बीज होते हैं वो जल में डूब जाते हैं। ठीक है। घ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। किसी भी फसल के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है। एक तो उनको सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, दूसरी चीज़ मिट्टी से दो चीज़ें मिलनी चाहिए, एक तो उनको जल और दूसरा पोषक। ठीक है। तो इन दोनों खाली जगह में क्या आ जाएगा? जल तथा पोषक। प्रश्न 2 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी कौन सा कॉलम ए का जो शब्द है वो कॉलम बी से मिलेगा, वो हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो, जो पहला शब्द है वो है खरीफ फसल, है ना। तो खरीफ की फसल यहाँ पर देखो, पहला है मवेशी का चारा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। यूरिया सुपर फास्फेट नहीं आएगा। पशु अपशिष्ट गोबर नहीं आएगा। गेहूं चना मटर, अब गेहूं चना मटर जो है वो रबी की फसल के उदाहरण है और खरीफ की फसल के उदाहरण क्या है? धान एवं मक्का। तो खरीफ को हम किससे मिलाएंगे? धान एवं मक्का से मिलाएंगे। फिर है रबी फसल। तो देखो डी में क्या है? गेहूं चना मटर, ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो इसको हम रबी की फसल यानी कि इनसे मिलाएंगे। फिर रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक में यहाँ पर देखो यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये हमारे कैसे उर्वरक है? रासायनिक उर्वरक है ना। तो यहाँ पर इसको हम बी से मिलाएंगे। और कार्बनिक खाद, तो जो खाद बनती है ना वो कहाँ बनती है? खेतों में बनती है। और वो किससे बनती है? वो बनती है पशु अपशिष्ट, गोबर, कचरा आदि चीज़ों से जो है कार्बनिक खाद बनती है। तो इसको हम सी से मिलाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहला है खरीफ की फसल, यानी खरीफ की फसल के हमें दो उदाहरण देने हैं, लेकिन मैंने दो से ज़्यादा यहाँ पर लिखे। तो खरीफ की फसल में क्या आएगा? देखो धान, मक्का, सोयाबीन और कपास। और रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर और सरसों। प्रश्न 4 है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यानी कुल यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, उन पर हमें विस्तार से उत्तर लिखना है। तो पहला है क, मिट्टी तैयार करना। देखो हमने चैप्टर में कृषि पद्धतियाँ पढ़ी थी, ठीक है। तो इस कृषि पद्धति में कुल कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। दूसरा है बुआई करना। तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना। चौथा है सिंचाई करना। फिर उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करना। छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। तो इसके बारे में हमें विस्तार से उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसमें हमें लिखना है, मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी सबसे पहले हम खेत में अगर हमें फसल उगानी है तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करना। और इसके लिए हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं। तो जुताई की परिभाषा क्या है? मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब जुताई करने के निम्न लाभ है। अब हम जुताई क्यों करते हैं? मिट्टी को पोला क्यों करते हैं? तो इसके कुछ कारण होते हैं। पहला क्या है? फसल की जड़ें गहराई तक जाती है
है ना। जब हम मिट्टी को पोला करेंगे तो जो फसल उगेगी उसकी जो जड़ें होगी वो नीचे तक जा पाएगी, और जब जड़ें नीचे तक जाएगी, गहराई तक जाएगी, तो उसे आराम से जल और पोषक तत्व मिल पाएंगे। दूसरा है, फसल की जड़ों का सरलता से श्वसन होता है ना। मिट्टी पोली होगी, एक तो मिट्टी दबी हुई होती है ना, तब वहाँ पर जड़ें आसानी से श्वसन नहीं कर पाती है, श्वास नहीं ले पाती है। लेकिन जब मिट्टी पोली होती है तो जड़ों को आसानी से श्वसन होता है। ठीक है। तीसरा है, जुताई से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, है ना। जुताई करने से, मिट्टी पोली करने से जो मिट्टी में छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वृद्धि होती है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो मिट्टी में पोषक को बनाए रखते हैं, यानी उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। ठीक है। फिर देखो, दूसरा जो शब्द है वो है बुआई। अब बुआई में हमें क्या लिखना है, तो देखो बुआई ये हमारी जो फसल कृषि पद्धतियां हैं उसका दूसरा चरण है ना। जब हम मिट्टी को पोला कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, खेत में बीज बोते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसमें हमें क्या लिखना है, बीजों को भूमि में बोना बुआई कहलाता है। यानी यहाँ पर बुआई की मैंने परिभाषा लिखी है। फिर देखो, बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है ना। तो देखो, खाली जगह में हमने देखा था, रिक्त स्थान में हमने देखा था कि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। यही थे ना हमारी रिक्त स्थान। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम दुकान से बीज लाते हैं तो उसका हमें परीक्षण करना चाहिए कि वो बीज अच्छा है या नहीं है। अच्छी क्वालिटी होगा तो उसमें क्या करते हैं, पात्र के अंदर हम जब जल भरते हैं तो वो सारे बीज जो है वो जल के नीचे डूब जाते हैं, जबकि जो खराब बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ व स्वस्थ बीजों का चयन करेंगे। ठीक है। फिर तो अगला पॉइंट है निराई। तो निराई क्या होती है, देखो, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। अब ये खरपतवार क्या होते हैं, तो देखो, जब हम फसल को उगाते हैं, ठीक है, और उसको पानी पिलाते हैं, तब फसल के साथ में जो अनचाहे पौधे हैं वो उगाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार। यानी कि जो फालतू के पौधे होते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, और ये कहाँ उगते हैं, ये फसल के साथ में उग जाते हैं। तो इनको हटाना जरूरी हो जाता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि फसल को फिर जल और जो पोषक है जो मिलना चाहिए वो खरपतवार ले लेता है ना। मिट्टी में क्या होता है, जल होता है और पोषक तत्व होते हैं, तो वो फसल को मिलने चाहिए, इन खरपतवारों को नहीं मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन खरपतवारों को हटाएंगे। तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। और निराई करने के निम्न तरीके। अब निराई हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहला है हाथ से उखाड़ कर, यानी जो ये फालतू के पौधे होते हैं उनको हम हाथ से उखाड़ कर अलग कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या है, जुताई से, यानी कि जब हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, उसका पहला चरण करते हैं, तब हम जुताई करके भी क्या करते हैं, जो ये खरपतवार होती है उनको हटा देते हैं। और तीसरा काम है रसायन उपचार से, यानी आजकल क्या होता है, किसानों को जब वो दुकान जाते हैं तो उन्हें रासायनिक पदार्थ मिलते हैं, यानी पाउडर मिलता है एक प्रकार का। वो पाउडर क्या करते हैं, किसान अपनी खेत में छिड़कते हैं, जिससे ये जो खरपतवार होती है वो उगती नहीं है ना, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो रसायन उपचार करके भी जो है हम निराई करते हैं। अब रसायन उपचार में आपको कोई उदाहरण पूछ ले तो एक उदाहरण आपको याद रखना है, 2,4-D। ये एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जिसे हम खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये 2,4-D क्या है, खरपतवार नाशी है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग में आपको क्या लिखना है, काटी गई फसल के बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल उग गई, पक गई, हमने उसको क्या कर दिया, काट दिया, तो गेहूं की फसल में से हम क्या निकालेंगे, बीज निकालेंगे। तो काटी गई फसल के बीजों को भूसे से अलग करना, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और यह कार्य किससे होता है, कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यानी यह काम एक मशीन द्वारा किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बाइन मशीन कहते हैं। प्रश्न 5 है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है ना। यानी कि हमने जो फसल उगाने की
कुछ चरण पढ़े थे, उसमें पहला चरण क्या था, मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण था बुआई करना। यानी जब हम खेत में बीज बो देते हैं तो वो बीज जो है वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो बड़े होते हैं और पौधा बनते हैं। अब वो पौधा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास उगे, इसके लिए किसान क्या करते हैं, खेत में खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करते हैं, जिनसे कि फसल का पोषण हो और वो अच्छी ग्रोथ करे और किसान को अच्छी फसल मिले, है ना। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये जो खाद और उर्वरक है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले खाद, यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है। यानी खाद कैसे बनाई जाती है, खाद खेत में बनाई जाती है ना, और पौधों और जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, जो कचरा होता है, उससे ये खाद बनाई जाती है। ठीक है, जबकि उर्वरक कैसे बनता है, देखो, यह एक रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रियों में बनता है ना। यानी अगर आपको उर्वरक चाहिए तो इसको कौन बनाता है, इसको मनुष्य बनाता है, और कहाँ बनाता है, फैक्ट्रियों में बनाता है। और ये कैसा पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है। जबकि खाद जो होती है वो एक प्राकृतिक पदार्थ होती है ना, यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो खेतों में पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, देखो, दूसरा अंतर है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। बहुत बड़ा फायदा है ये, है ना। किसान अगर खाद अपने खेतों में डालेगा तो मिट्टी को क्या मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा। और मिट्टी को जब ह्यूमस मिलता है ना, तो फसल में भी पोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है। यानी मिट्टी में उर्वरता जो है वो बनी रहती है। अब उर्वरक में क्या आता है, देखो, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। यानी मिट्टी में उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती जाती है और इसमें उर्वरक क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, तीसरा देखो, खाद में पादप पोषक उर्वरक की तुलना में कम होता है। अब खाद में भी एक कमी है। कमी क्या है कि जो खाद होते हैं उसमें पादप पोषक, है ना, जैसे हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, है ना, इसी प्रकार पादपों के जो पोषक हैं वो उर्वरक की तुलना में कम होता है। यानी उर्वरक में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। क्या है, देखो, उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं। उर्वरक में पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होता है, यानी इसकी तुलना में ज़्यादा होता है। अब ये कौन कौन से पोषक होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम, एनपीके यानी कि पोटेशियम, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। तो ये इतने सारे पोषक जो होते हैं वो उर्वरक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये इन दोनों में आपको अंतर लिखना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर एक साल छोड़कर एक साल यह प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। प्रश्न 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो, सिंचाई को पढ़ते हैं। सिंचाई क्या होता है? निश्चित अंतराल के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी जब हम मिट्टी को पोला कर देते हैं, उसके बाद में हम बीज बो देते हैं। बीज बोने के बाद में जो तीसरा चरण है वो क्या होता है? खाद और उर्वरक देना। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, यानी कि खेत में पानी देते हैं। तो निश्चित अंतराल के बाद में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्न है। यानी कि पहले हमने सिंचाई की परिभाषा लिख दी। अब इसका जो अगला प्रश्न था कि जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन करो, तो वो विधियां कौन सी है? पहली है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। अब छिड़काव तंत्र में आपको क्या लिखना है? इस विधि में ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर नोजल लगे होते हैं। इसमें पानी का छिड़काव इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, खेत के अंदर जैसे हमें छिड़काव तंत्र लगाना है ना, इसके द्वारा सिंचाई करनी है। तो जैसे मान लो ये खेत है, तो खेत में जगह जगह पर ऐसे एक स्टैंड लगाई जाती है ना, ऊर्ध्वाधर पाइप लगाए जाते हैं और इनके ऊपर नोजल लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? नोजल लगी हुई होती है। अब जब हम मोटर चालू करते हैं और पानी इनके अंदर जाता है तो यहाँ से पानी निकलता है और ऐसा लगता है जैसे बरसात हो रही है। सब जगह से ऐसा पानी आएगा खेतों में जैसे लगेगा कि बरसात हो रही है। अब दूसरा जो हमारा विधि है वो कौन सी है? ड्रिप तंत्र।
इसमें क्या होता है, इस विधि में जल पाइपों के जरिए बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। अब इस विधि में क्या करते हैं कि जैसे ये मान लीजिए खेत है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे यूँ पाइप बिछाए जाते हैं, सीधे ज़मीन पर बिछाए जाते हैं, और यहाँ पर छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ही हम मोटर चालू करते हैं तो इन जो पाइप लगे होते हैं, इन पाइपों से सीधे पानी ज़मीन में नीचे चला जाता है, ठीक है, और सीधा फसल के पास पानी पहुँचता है, ठीक है। तो इन दोनों ही विधियों में क्या होता है, जल का संरक्षण होता है, यानी कि जल वेस्ट नहीं होता, जल का सही से उपयोग होता है। तो वो दो विधियाँ कौन सी है, पहली है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। प्रश्न 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यानी कि देखो, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो फसल होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है रबी की फसल और एक होती है खरीफ की फसल, ठीक है। रबी की फसल हम कब बोते हैं, शीत ऋतु में, और खरीफ की फसल हम कब बोते हैं, ग्रीष्म ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में, ठीक है, या फिर वर्षा ऋतु में। अब जो गेहूं है ना, गेहूं हम कब उगाते हैं, ये एक रबी की फसल है और इसको हम शीत ऋतु में उगाते हैं। शीत ऋतु में किसी प्रकार की वर्षा नहीं होती, इसका मतलब गेहूं को पानी कम चाहिए, पानी कम चाहिए। अगर इसको ज़्यादा पानी मिलेगा तो गेहूं की फसल सड़ सकती है, खराब हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए, खरीफ ऋतु का मतलब वर्षा ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो चलो उत्तर क्या है, देखो उत्तर है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पानी की अधिकता के कारण फसल सड़कर खराब हो जाएगी। यानी क्यों, क्योंकि गेहूं को पानी कम चाहिए और अगर हमने इसको वर्षा ऋतु में उगाया तो बहुत ज़्यादा पानी आने के कारण खेत में ये जो गेहूं है वो सड़कर खराब हो जाएगा। इसलिए गेहूं को खरीफ ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जाता है, ठीक है। अब देखो प्रश्न 8, प्रश्न 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। अब देखो, जो किसान होते हैं ना, जब वो रबी की ऋतु आती है यानी कि शीत ऋतु आती है तो वो अलग फसल उगाता है, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब वो अलग फसल उगाता है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ऐसा हो कि हम एक ही प्रकार की फसल बोते रहे, हर बार वही फसल बोए, इस साल वही फसल, दूसरी साल भी वही, तीसरी साल भी वही, तो खेत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो इसका उत्तर क्या है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है ना। अगर मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो फसल को पोषण नहीं मिलता, इसलिए मिट्टी की उर्वरता कम कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, इसलिए किसान फसल चक्रण पद्धति को अपनाकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं। यानी वो एक ही खेत में, है ना, कभी गेहूं की फसल बोते हैं तो कभी दूसरी फसल बोते हैं, जैसे धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, ठीक है। लगातार गेहूं ही गेहूं उगाना है तो वो जो मिट्टी है उसमें उर्वरता कम हो जाएगी, जिसके कारण हमें जितनी फसल मिलनी चाहिए उतनी फसल नहीं मिल पाएगी। समझ में आया, हमें लगातार एक ही किस्म को फसल को बोना नहीं चाहिए, हर बार अलग अलग फसल बोनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसका उत्तर है, फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण निम्न तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला है फसल उगाने से पहले खेत की जुताई करके, दूसरा है समय समय पर हाथ या खुरपी से खरपतवार को हटाकर, तीसरा है खरपतवार नाशी का प्रयोग करके। ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ आप। प्रश्न 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए।
तो यहाँ पर नंबर 1 पर है फसल को चीनी मिल में भेजना, ये तो सबसे अंतिम काम है। सिंचाई करना, कटाई करना, बुआई करना, मिट्टी तैयार करना, ये सबसे पहला काम है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी की तैयारी करेंगे, ये हमारा पहला 5 नंबर आएगा। फिर देखो खेत की जुताई करना। अब देखो मिट्टी तैयार करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है ना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए दूसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 नंबर आएगा, खेत की जुताई करेंगे। ठीक है, फिर जुताई करने के बाद हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं, बीज बोते हैं, गन्ने का बीज बोएंगे। तो 4 नंबर हमारा अगला स्टेप हो जाएगा। फिर इसके आगे देखो, जब हम बुआई करते हैं तो फिर हम क्या डालते हैं, खेत के अंदर खाद डालते हैं। तो 4 के बाद 7 नंबर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं उसकी, तो 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे, तो 3 नंबर आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, उसको चीनी मिल में भेजेंगे ताकि शक्कर बन सके, है ना। तो यहाँ पर उसको लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारा कितना नंबर आ जाएगा, 1 नंबर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी तैयार करना लिख सकते हो 5 नंबर की जगह। फिर खेत की जुताई करना, ये 6 नंबर में नीचे लिख सकते हो, या तो नंबर लिखो या फिर ऐसे एक एक शब्द लिखो। तो ये हो गया आपका प्रश्न 10। प्रश्न 11 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यानी पहले हमें ऊपर से नीचे की ओर इस पहेली को हल करना है, फिर बाईं से दाईं ओर इस पहेली को हल करना है। तो पहले हम ऊपर से नीचे की ओर पहेली को हल करेंगे। यानी यहाँ पर जो हमें ये प्रश्न दिए हैं, इनको पढ़कर इसका जो उत्तर आएगा उसको ऊपर से नीचे भरना है। तो यहाँ पर दिया है पॉइंट नंबर 1, यानी कि यहाँ पर 1 में क्या लिखा हुआ है, र। तो इसमें ऊपर से नीचे क्या आ सकता है वो देखो, यहाँ पर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका जो र से शुरू होता है, तो वो है रहट। तो सिंचाई का एक तरीका क्या होता है, रहट। ठीक है, फिर दूसरा 2 नंबर देखो, कहाँ है 2 नंबर, यहाँ पर है। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। तो जब हम पालतू पशुओं को पालते हैं तो उसे हम कहते हैं पशुपालन। क्या कहते हैं, पशुपालन। फिर देखो 3 नंबर, कहाँ है 3 नंबर, ये रहा। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो जो वर्षा ऋतु की फसल होती है उसे हम कहते हैं खरीफ की फसल, है ना। ये हो जाएगा ख, ये हो जाएगा री, और ये हमारा हो गया फ, खरीफ। फिर देखो 6 नंबर, 6 नंबर कहाँ है, यहाँ पर। फसल पक जाने के बाद काटना, तो इसे हम कहते हैं कटाई। तो ये हो गया क, टा और नीचे ई, कटाई। ठीक है, अब बाईं से दाईं ओर, यानी बाईं से दाईं ओर हमें चलना है। पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल, ये 1 नंबर है। और शीत ऋतु में हम कौन सी फसल उगाते हैं, रबी की फसल उगाते हैं। ठीक है, अब चलो 4 नंबर, 4 नंबर ये रहा। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फसल। 5वां नंबर, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर में क्या कहलाएंगे, उर्वरक, उर्वरक। ठीक है, 7 नंबर, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। तो ये आ जाएगा निराई। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रश्न संख्या 11। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।